नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पेनाज त्यागी। देश की बहस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल होगा, साथ ही हमारे साथ दर्शक होंगे, क्योंकि हमारे दर्शक ही चुनते हैं कि आज देश की बहस किस मुद्दे पर हो। और हमारे दर्शकों को हम देश की बहस में शामिल भी करते हैं। बहस के दौरान वो अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। आज जो मुद्दे हमने आपके सामने रखे थे, जिनमें से आपने वोटिंग के जरिए जिस मुद्दे को चुना है, वो है पाकिस्तान को 1971 वाला सबक क्या फिर से सिखाने की जरूरत आ गई है। 1971 को दोहराने में भारतीय सेना सक्षम है। मनोज सिन्हा का ये बयान भी आया है। 1971 की तरह दुश्मनों को धूल चटाएंगे, मनोज सिन्हा ने कहा है। तो यहां पर क्या अब वक्त आ गया है, इसी को समझेंगे, जानेंगे। तो आज देश की बहस का मुद्दा है, जंग का इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान अपनी शातिर चालों से नजर उठाने की हिमाकत करता है, उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। और आज की तारीख भला कौन भूल सकता है, जब भारत ने दुनिया के नक्शे से पूर्वी पाकिस्तान का नाम मिटा दिया था और मुक्ति वाहिनी के संघर्षों से बांग्लादेश का उदय हुआ था। 93,000 सैनिकों के सरेंडर के बाद भी पाकिस्तान लगता है सुधरा नहीं है। आतंकवाद के जरिए कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की गहरी साजिशें रच रहा है। और अब जब भारत ने पाकिस्तानी आतंक को उसकी मांद में घुसकर मारना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए हैं। आतंक का नया मुखौटा पहनकर टेरर एजेंडा बढ़ा रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि अब वक्त आ गया है, क्या 1971 दोहराया जाए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के इंटरनल जो हालात बन रहे हैं, पश्तून हो, बलूच हो, जिस तरह से पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो क्या पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होंगे। 16 दिसंबर 1971 की तारीख भूले तो नहीं इमरान खान, जब 13 दिनों के अंदर ही भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था और पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को हथियार छोड़कर सरेंडर करना पड़ा था। कश्मीर में आतंक का एजेंडा चलाने वाले इमरान नियाजी को अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी का जंगी इतिहास जरूर रट लेना चाहिए कि पाकिस्तान आतंक के चाहे जितने नए मुखौटे पहन ले, आतंक की चाहे जितनी साजिशें कर ले, उसका हर मंसूबा छिन्न भिन्न होकर ही रहेगा। जम्मू में 1971 विजय परेड को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक के सप्लायर पाकिस्तान को 1971 वाला सबक याद दिलाया। हमारे वीर जवानों की जो क्षमता है, वो इस बात का प्रमाण है कि हम इन मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्प हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो 71 में हुआ था, वैसी घटना दोहराने में हमारे सेना के बहादुर जवान कभी पीछे नहीं रहेंगे। आतंक पर बेनकाब हो चुका पाकिस्तान कैसे कश्मीर में नई चालें चल रहा है, उन साजिशों की कड़ियां जुड़ी हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस, कश्मीर टाइगर्स। इन आतंकी कुनबों में नया सिर्फ और सिर्फ इनका नाम है। इनके आतंकी आका, फंडिंग और नेटवर्क लश्कर जैश के ही हैं। अक्टूबर में कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की घटनाएं हो या फिर 13 दिसंबर को श्रीनगर में हुआ पुलवामा जैसा हमला, ये सबूत है कि पाकिस्तान अपने नए मुखौटों के जरिए कश्मीर में टेरर एजेंडा भड़काने की साजिशों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान को ये डर है कि अगर ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में शांति पैदा हो गई, तब उनको खतरा ये है कि भारत गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि कश्मीर के अमन से कैसे डरा पाकिस्तान और आतंकिस्तान का पक्का इलाज क्या है। तो देश की बहस में आज का सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आज का सवाल है, क्या 1971 वाले सबक से पाकिस्तान सुधरेगा। आप अपनी जवाब हमें दे सकते हैं हाँ या नहीं में www.newsnation.com पर जा सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप पर भी आप जा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNationTV पर आप जाकर वोट कर सकते हैं। और न्यूज़ नेशन चैनल हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जाकर वोटिंग कर सकते हैं। शो के दौरान आप अपनी जो भी राय हम तक पहुंचाएंगे, वो हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप अपने वीडियोस और अपने सवाल हमें 9711002266 पर भेजें। और लगातार आप हमारे साथ अपने कमेंट जो हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बहस का सीधा प्रसारण होता है, तो आप
वहां पर भी अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे दर्शक। पारुल उप्रेती नोएडा से जुड़ेंगी, डॉक्टर मीता सिंह जयपुर से, मोनिका शर्मा गाजियाबाद से, सुनील शुक्ला मुंबई से। ये तमाम दर्शक भी हमारे साथ रहेंगे। साथ ही आपको बता दें हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे, प्रवास कुमार मिश्रा ADG BSF जुड़ेंगे, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे, पाकिस्तानी पत्रकार अब्दुल समद याकूब हमारे साथ अब्दुल समद याकूब प्रवक्ता PTI जुड़ेंगे, और पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और जावेद गफ्फारी पाकिस्तान के पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा पहला सवाल जो होगा, हमारे साथ प्रवास कुमार मिश्रा भी और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, जैसा कि मनोज सिन्हा ने कहा है कि 1971 दोबारा दोहराने की कुव्वत भारतीय सेना रखती है, क्या जिस तरह से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है आतंक से, जिस तरह से वहां गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, क्या शायद यही विकल्प बच रहा है? बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। फाइनेंशियली वो कम से कम $212 बिलियन के कर्जे में है, और ऐसे में उसकी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको हो सकता है ग्रे लिस्ट में तो रखेगी, ब्लैक लिस्ट में भी कर सकती है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। और आज वहाँ पर जो हो रहा है बलूचिस्तान में, ग्वादर में लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले। इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान और आपके POK जो कश्मीर है उसमें देखे हालात क्या है। वहां पर लोग बहुत तंग हैं, बिजली पानी सड़क बहुत खराब है, वो भारत के अंदर मिलना चाहते हैं। एक टूटने का माहौल है। अगर आप देखें सिंध के अंदर भी लोग जो एक प्रकार से पाकिस्तान जो पंजाब का एक सेंटर पॉइंट बन गया उसके अगेंस्ट है। ऐसे में पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान आतंकवादी भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है। 6000 लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, आज वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए हैं, वो लॉन्च पैड में हैं, ट्रेनिंग एरिया में हैं, उनको भेजने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ये भूल जा रहा है कि उसके अंदर बहुत फॉल्ट लाइंस है। आज उनकी हालात माली बहुत बुरी है, और ऐसे में जब से हमने आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया है 2 साल पहले, सिचुएशन बहुत बदल गई है। आज अब्दुल समद याकूब साहब प्रवक्ता हैं PTI के, जम्मू और कश्मीर में तो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में आज का दिन तो आपको बखूबी याद ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ था। 93,000 सैनिकों का सरेंडर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, और जो हालात हैं और जो हरकतें हैं, क्या फिर से वक्त आ गया है उसी भाषा में जवाब दिया जाए? नहीं, आपकी इतनी जरूरत नहीं है कि आप जो है ना वो ये पाकिस्तान को इस तरह से टीवी पे बैठ, तो चलो अच्छी बात है कि आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको, नहीं जरूरत तो हमारी क्या है वो आपको पता है कि घर में घुसकर हम लोगों ने बदला लिया था, तो इसीलिए ये मत बताइए कि जरूरत क्या है। अगर आपने जनरल साहब को इंटरप्ट नहीं किया तो काइंडली मुझे भी इंटरप्ट ना करें, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। मैंने आपसे ये कहा कि ये बातें सारी टीवी पे बहुत अच्छी लगती है, मैं भी आपको एटॉमिक न्यूक्लियर बम्स की धमकियां दे सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। आपने वहां पे 97 में मुक्ति बानी के साथ एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ जिस तरीके से आपने कहा कि जी हमने वहां पे घुस के पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, आप लोगों ने माना, तो फिर हमने भी कहा कि हमने भी इंडिया को जो है ना नहीं हम तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे साहब, जब आपने जरूरत की बात की। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स आपको भी याद रखना चाहिए। रोज आपको कट मारते हैं हम, वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि जी हमने घुस के वहां पे मुक्ति बानी के साथ, आप पाकिस्तान था ना, आप वहां पे आए, अब आप फिर ये क्यों कहते हैं कि जी पाकिस्तान से लोग आए तो आप बचा भी तो नहीं पाए ना साहब, वो दहशतगर्द आप अपने मुल्क को बचा पाए? आपके मुल्क में क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरह से वहां आप पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहते हैं, पश्तून बलूच वो क्या हालात हैं आपको पता है कि वहां पे TTP क्या स्थितियां बनी हुई हैं, और कंगाल मुल्क खड़ा हुआ है। ग्रे लिस्ट से बचने के लिए आप हाइब्रिड आतंक को खड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि मजबूर हो जाए आदमी। अच्छा, 22 स्टेट्स में तो आपकी आज़ादी की तरीके चल रही हैं, लिबरेशन की जो तरीके चल रही हैं। अगर बलूचिस्तान में मुट्ठी भर लोग जो आपसे पैसे लेके आते हैं, वो अगर कोई आज़ादी की बात कर देता है, इसका क्या मतलब है कि जी बलूचिस्तान आज़ाद? और जनरल साहब ने कहा जी ग्वादर में तो बैठे थे वो फिशिंग के लिए, वो अपने राइट्स के लिए बैठे थे, कि वहां पे एक और इशू था, वहां पे ये कौन सी बात आ गई है कि जी वो ग्वादर वाले आज़ादी चाहते हैं हमसे? और आज तो उन्होंने धरना भी कॉल ऑफ कर दी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात को वेलकम किया, उन्होंने कहा कि जी हम धरना अपना कॉल ऑफ कर रहे हैं। हमारी अच्छा, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जरा देखिए, तस्वीरें दिखेंगी, ये सारे लोगों को भारत ने पैसे दिए हैं?
जरा देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। देखिए ये आजादी मांग रही हैं, ये आजादी अच्छा, मांग रही हैं। इस तरीके से तो मैं रोज आपके जो है ना वो किसानों की मूवमेंट के, आपने किसानों की मूवमेंट का 1 साल तक वो उसका फिर क्या जवाब देंगी आप? देखिए ये दोनों तरफ से होता है। उन्होंने हिंदुस्तान से आजादी नहीं मांगी साहब, और किसानों की मांगों का समर्थन किया। आप वो छोड़िए, इंटरनल मैटर है, जरा देखिए क्या हो रहा है आपके यहाँ। आपके यहाँ क्या हो रहा है? ये तस्वीरें आपने कहा ना कि चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोग दिख रहे हैं आपको, ये हजारों लोग आपको चुनिंदा लोग दिख रहे हैं। आपने और अगर आप इतने ही पाक साफ हैं तो इतने दिनों से ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? चलिए, हिंदुस्तान के पास पैसे तो हैं देने के लिए, आपके पास पैसे हैं, ब्लैक लिस्ट, आपके पास पैसे हैं देने के लिए। आप देखिए, आप ग्रे लिस्ट को छोड़े, आपने क्या ग्रे लिस्ट? अरे क्यों ग्रे लिस्ट को छोड़े? आप कह रहे हैं ना हम पैसे देते हैं, हम तो कह रहे हैं आपके पास अपने खाने के पैसे नहीं है, आप पैसे देके क्या करेंगे? ग्रे लिस्ट की, ब्लैक लिस्ट आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर मुल्क को ब्लैक लिस्ट करने की, आप पे जरूरत ही नहीं है। कौन सी दुनिया में जरूरत वाले नहीं होते साहब, ग्रे लिस्ट में आप हैं, हम नहीं है। ग्रे लिस्ट में आप अगर है तो आपको क्या मसला है? बड़ी फक्र की बात है आप हैं। अगर अफगानिस्तान व्हाइट लिस्ट में है, हमें नहीं परवाह, आप छोड़ दें इस बात को, ये हमारा मसला है। ग्रे लिस्ट पे होना, व्हाइट लिस्ट पे होना, ब्लैक लिस्ट पे होना, ये आप लोगों की टेंशन नहीं है। चलिए, आप ही के मुल्क से आरजू काजमी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार लगातार जुड़ी हुई हैं। आरजू, आप बातों को सुन रही होंगी, ये बताइए कि क्या वाकई में ग्रे लिस्ट में होना, आतंक फिर भी फैलाते जाना, घर में खाने के लिए पैसे ना हो, और ये जो हम देख रहे हैं बलूच हो, पश्तून हो, पीओके में जो स्थितियां हैं, उन तमाम चीजों को देखिए कि क्या स्थितियां हैं, उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की सरकार का रवैया है वो किस ओर जा रहा है? देखिए, जो ये आप वीडियो दिखा रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट जरूर कर रहे थे, लेकिन ये कोई आज़ादी की मांग नहीं थी। ये अपने राइट्स मांग रहे थे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इनको देने चाहिए, चाहे वो इनकी जॉब्स हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो। ये उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये राइट हर कंट्री में सबके पास होता है कि वो अपने राइट के लिए जो है गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करें। और ये और बात है कि हम जरा देखते कम है बलूचिस्तान को, हमें पंजाब ज्यादा नजर आता है, तो इसलिए इन विचारों को सबको बाहर निकलना पड़ा। बहुत टाइम के बाद गवर्नमेंट की आंखें खुली। और लेकिन आरजू, 2010 में चार्टम हाउस सर्वे में 44% कश्मीरियों ने कहा था कि वो पाकिस्तानी गुलामी से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान वाले कश्मीर में लगातार, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस लगातार इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अक्टूबर 2019 में पीपल्स नेशनल जो अलायंस है, आजादी की रैली पर पुलिस ने जो अत्याचार किए थे वो भी सामने है, 100 लोग से ज्यादा घायल हो गए थे। तो ये सब कुछ क्या हवा में हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह की तहरीकें या इस तरह की मूवमेंट्स होती रहती हैं हर कंट्री में। किसी ना किसी लेवल पे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और बहुत दफा ये बहुत बार ऐसा होता है कि वो ठीक कर रहे होते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं, जिसको गवर्नमेंट निगलेक्ट कर रही होती है। चाहे वो हमारी कंट्री हो, चाहे वो भारत हो, वहां पे किसी भी किस्म की अगर कोई प्रोटेस्ट चलता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुल्क से अलग होना चाहते हैं। वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं, जिसको गवर्नमेंट जो है वो निगलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि उनको वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं लगते। तो उसमें और ये चीज होनी मुल्क से चाहिए। अलग होने की भी लगते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रवास कुमार मिश्रा साहब, फॉर्मर एडिशनल डीजी बीएसएफ भी जुड़ गए हैं। प्रवास साहब, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पाकिस्तान के जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अब्दुल समद याकूब साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना? वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, वहां पे कुछ भी दिक्कत नहीं, और हमारी इतनी जरूरत नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सकें। जरा उनके सामने कुछ फैक्ट्स रख दीजिए कि हमारी जरूरत क्या थी, 93,000 सैनिकों का सरेंडर कैसे हुआ था, और आज हमारी जरूरत क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक हम कर चुके हैं 2 बार, शायद इनके फैक्ट्स थोड़े हिले हुए हैं, जरा समझाएं इन्हें। मैं उन लोगों को सुन चुका हूं, और उन्हें पता लगना चाहिए कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी कौन थे, जनरल हरबख्श सिंह कौन थे, और लेफ्टिनेंट जनरल जैकब कौन थे, और जनरल नियाजी और उनके ब्रिगेडियर साहब का हालत क्या हुआ था 71 ऑपरेशन से। रैंक निकाल करके हथियार सौंप देना, इससे लज्जाजनक बात, इससे घिनौना चीज मैंने जिंदगी में कोई जवान को देते हुए, कोई जनरल को देते हुए मैंने देखा नहीं है। शायद मैं अपने आप को गोली मार देता, मैं कभी ऐसा नहीं करता जो जनरल नियाजी और उनके फोर्स ने किए। ऐसा शर्म आना नहीं चाहिए। 93,000 सैनिक और जनरल के साथ समर्पण, आत्मसमर्पण करना और वेपन छोड़ देना किस तरीके का लज्जाजनक विषय है।
छोड़ दिए ये सब बोलने का। हमें पता है अभी पीओके में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूच में क्या हो रहा है, गिलगिट में क्या जावेद हो रहा है। गफ्फारी साहब, आप मजबूर कर रहे हैं कि 1971 दोबारा दोहराने की नौबत ना आ जाए। वहां अपने ही लोगों पर जुल्म और सितम करते हैं, पीओके आपने ऑक्युपाई कर रखा है, जबरन लोगों के साथ जो सुलूक कर रहे हैं, पश्तून बलूच आपके खिलाफत में खड़े हैं, उसके बाद आप कंगाली के द्वार पे खड़े हैं और उसके बाद आप मजबूर कर रहे हैं कि 71 दोहराया जाए। आपका देश में नहीं है पैसे। 1971 बीते हुए 50 साल हो गए, लेकिन आपकी तबीयत सेट नहीं हुई, आपको पता नहीं है। नहीं, उसके बाद भी आप हारे हैं ना सर, उसके बाद भी आप हारे हैं। करगिल में आपने क्या किया और कैसे मुक्की खानी पड़ी, भूल गए आप? भूल गए आप? मिस त्यागी, आप मुझे सुने ना, आप मुझे सुने ना, मुझे सुनने के लिए बुलाया ना। करें ना आप मेरे मंच पर, अगर सुनाने के बुलाया तो वीडियो लिंक भेज बोलिए। बोलिए जावेद गफ्फारी साहब, बोलिए। चलिए पहले आप सुना लीजिए, फिर मैं फैक्ट के साथ आपको दुरुस्त करूंगी। थैंक यू सो मच मिस त्यागी। नहीं, बोलिए जावेद गफ्फारी साहब, मैं आपको, आप पहले बोल लीजिए, फिर फैक्ट के साथ आपको काउंटर करेंगे। आप बिल्कुल आज अपनी 50 इयर्स की गोल्डन जुबली मनाइए, बिल्कुल आपका राइट है। उस वक्त जो हालात थे उसके मुताबिक यही जो होना था, वो उस वक्त के मामला जो है, वो उस वक्त के लोग जो मर चुके हैं, अब उनसे पूछें। जो जिंदा है वो आपका मुकाबला करना जानते हैं और आपसे बात करना भी जानते हैं। आप अब वो नहीं है ना, हम वो हैं। हम वो हैं जो आपको जवाब देना जानते हैं। ये शर्मिंदगी का इजहार वो कर रहे हैं ना, शायद मैं होता उस वक्त मैं भी यही करता, मैं गोली मार देता, अपने बैज न उतारता। लेकिन वो बात और है, वो वक्त और था, ये वक्त और है। आप उस वक्त को इस वक्त के साथ नहीं मुकाबला कर सकते। खाने के लाले पड़े हैं। ये नया पाकिस्तान है जो FATF मिस त्यागी, किसी को जनरल जानू के लाले नहीं पड़े हुए। जिसका वजीर आज़म कर्जा मांगता है और मिलता नहीं है। ये नया पाकिस्तान है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत करने में इतने वक्त लगा देते हैं। नया पाकिस्तान है जो चीन के कर्ज तले दबकर उसकी कॉलोनी बनने के लिए सामने खेतों से समझौता करने के लिए तैयार है। हमें नई चापलूसी आती, हमारे से वो बात नहीं करते। आप चापलूस हैं, आप बात करते रहे। क्या आप आपने क्या बात कर दी साहब, चापलूसी नहीं आती आपको? लगता है आपको यहाँ पर भूख है। अरे चलिए, जीडी बख्शी साहब जुड़ गए। जीडी बख्शी साहब, आपसे बेहतर भला कौन जवाब देगा? ये कह रहे हैं कि भाई ये नया पाकिस्तान है, वो 50 साल पहले सरेंडर कर दिया था भारतीय सेना के सामने। अब जरा डर के रहे हम इनसे। ये करगिल भूल रहे हैं, ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक भूल रहे हैं, सब भूल रहे हैं। मैं इनको केवल याद दिलाना चाहूंगा, जो मैंने नहीं, जो पॉल केनेडी नाम के एक बहुत बड़े अमेरिकन स्कॉलर ने कहा था। प्लीज आपके हित में होगा अगर आप सुने। पॉल केनेडी ने कहा था कि ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स टेंड टू कोलैप्स इकोनॉमिकली। ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स में उसने खासतर स्टडी की थी ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, नाजी जर्मनी, और जो सोवियत यूनियन थी। सोवियत यूनियन के पास 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और 1990 में एक दिन इट वाज सिंपली फ्लश डाउन द इकोनॉमिक ट्यूब ऑफ हिस्ट्री, खलास, विदाउट फायरिंग अ शॉट। अमेरिकन ने गोली नहीं चलाई साहब। आपका भी साहब हश्र जो है यही होगा, बिकॉज और देशों में देश की फौज होती है। जीडी बख्शी आपके मुंह में खाक, जीडी बख्शी आपके मुंह में खाक, जीडी बख्शी आपके मुंह में खाक, जीडी बख्शी आपके मुंह में खाक। आप रोटी का इंतजाम कर ले, खाक देखने की बात में हम लोग। अब आप गली छाप की तरह मत बात करिए, ये पढ़े लिखे आदमी है। जीडी बख्शी आप बकवास करेंगे, मैं जानता हूँ आपकी हालत पतली हो गई है सुनकर। तो मैं हंसूंगा। आप मेरे अभी लड़ाई नहीं शुरू हुई तो मैं हंसूंगा। जीडी बख्शी, अरे साहब आप घबरा क्यों गए? पाकिस्तान के खिलाफ बकवास मत करो। जीडी बख्शी, नहीं, पाकिस्तान आप घबरा क्यों गए? मत करो, पाकिस्तान तोड़ने की बात मत करो। जीडी बख्शी, पाकिस्तान हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे साहब। आप अपना पाकिस्तान खुद तोड़ेंगे, आप अपना पाकिस्तान तोड़ेंगे, आपकी फौज तोड़ेगी। जैसे उसने 1971 में तोड़वाई थी। वो दिन खत्म हो चुके हैं। हमने नहीं किया था, आपने किया था। गिने जा चुके हैं। You will do it to yourself। चुप करो, क्या मतलब तुम छोटे बच्चे हो क्या? बस कर दो। आपको आर्ग्यू लॉजिक पे करना है स्कॉलर की तरह। आप यू आर सपोज टू बी अ स्कॉलर। तोड़फोड़ की बात की आपके तो देखिए साहब, ये डर बोल रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं करनी। ये है बात नहीं करेंगे साहब, करके दिखाएंगे। मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करते, बात नहीं करेंगे साहब, करके दिखाएंगे। क्योंकि आप ना चैन से जीते हैं,
ना चैन से जीने देते हैं किसी को। आपके सारे, अरे जा, तूने पाकिस्तान बहुत दूर बैठे हो इसलिए ये सब बोल रहा है। जितना भी दूर बैठा हूँ, बहुत दूर बैठा है तू, मुंह तोड़ सकता हूँ बाबे। बहुत पाकिस्तान तोड़ने की बात मत करना। पाकिस्तान की तोड़ने की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान तोड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे। चलिए अब्दुल समाद याकूब साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याकूब साहब, आप भी बख्शी साहब को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया कि अब हमारे इरादे ये नया भारत है। हमने साफ कर दिया कि अब बात जो है हम कश्मीर पर तो भूल ही जाइए, अब पीओके पर बात होगी। नहीं, जीडी बख्शी साहब ने जो एक एग्जांपल दी है वो तो भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर बड़ी फिट आती है उनको। तो ये जीडी बख्शी साहब, आपने जो एग्जांपल दी है ओवर मिलिट्राइज स्टेट, अगर आप 9 लाख की फौज रखेंगे कश्मीर में, अगर आप अपने डिफेंस बजट को इतना $18 बिलियन के अगर आप साल की ये प्रोक्योरमेंट करेंगे बजट अपनी डिफेंस उसकी, तो फिर जहां पे इंडिया का भूख की बात करेंगे, जीडी बख्शी का म्यूट का बटन दबाओ, वो अभी बोल नहीं जा रहा, उस बेचारे को चुप करवा दो, मर जाएगा। शांति से बैठिए। आपसे मैंने कहा ना, आपके पास हथियार खरीदने के पैसे हैं, रोटी खरीदने के पैसे हैं, आपकी जो स्थिति है ग्रे लिस्ट में आप पड़े हुए हैं, आप समझिए, जरा शांति से बैठ जाइए। जब अपने घर खाने के लिए है कि नहीं है, जरा जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं, जरा मैं चाहूंगी आप और अब्दुल समद साहब सीधे आपस में ही बात करें। जी अब्दुल साहब। साथी पैनलिस्ट वो आराम से बात कर रहे हैं, आप उनको भी तो बोलने दें। तो आप भी चुप कर जाए ना राजा साहब को। अरे रुकिए ना, अब्दुल समद साहब को भी तो बोलने दीजिए। जी अब्दुल साहब, बात पूरी करें अपनी। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, क्यों बोल रहे हैं? देखिए जीडी बख्शी साहब चले, अब आप गुस्सा ठंडा कर दें जीडी बख्शी साहब, अब कोई नहीं, थोड़ा ठंडा कर दें गुस्सा। मैं कभी गुस्सा नहीं हुआ। अब आपने जो एग्जांपल दी, आपने एग्जांपल दी, अब उसकी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मुताबिक आपका नंबर है 97, यानी कि भूखों की लिस्ट में 110-12 मुल्क है, उसमें आप 97 नंबर पे आते हैं। आपने अपनी तरक्की वहां पे मजीद तरक्की की, आपके बच्चे मल नॉरिशमेंट का शिकार हो रहे हैं, ग़िज़ाई किल्लत का, आपके यहाँ टॉयलेट्स का इशू है, आपके यहाँ हेल्थ का इशू है। जब आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जाएंगे, एक तरफ आप चाइना को टैटर करने के लिए S-400 S-500 पे जाएंगे, तो ये मुझे खाने का मसला नहीं है, हम तो एग्रीकल्चर स्टेट है, आपका तो पंजाब से जाता होगा, हमारा तो पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से कोई वो भूखों की लिस्ट में भी नहीं आता, कुछ उसमें वो भी मसले मसाइल नहीं है। इकोनॉमी का मसला जरूर है, जो कि आपको भी 90s में बहुत आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहे थे। तो आप वो मिसाल अपने ऊपर लेके जाएं कि आप मिलिटरीली ना कश्मीर को ज्यादा देर तक कायम रख सकते हैं, ना आप जो है ना चाइना को, आप चाइना का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। जी बख्शी साहब जवाब दें। चाइना का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। अब मैं जवाब दूं साहब, अब्दुल समद साहब, मैं अब जवाब दे दूं। वैलिड पॉइंट यू हैव मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रैशनल तरीका है डिस्कस करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया था वो था ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट, नॉट मिलिटराइज्ड, ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट। भारत का जो जीडीपी है वो 1.3 ट्रिलियन है और वो 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। ठीक है साहब? सो वी आर नॉट ओवर मिलिटराइज्ड, वी आर स्पेंडिंग लेस देन 1.5% ऑफ आवर जीडीपी ऑन डिफेंस। ठीक है साहब? हमारे पास स्कोप है 3% तक जाने का। We are not spending as much as we really should be. ठीक है साहब? चाइना का भी जीडीपी बहुत बड़ा है, हमारा भी जीडीपी बहुत बड़ा है, आपसे 5 गुना ज्यादा है। That is the problem. Please understand. Please understand that is your problem. सोवियत की आपके रिसोर्सेज बहुत कम है, एम्बिशंस बहुत बड़ी है। सोवियत यूनियन की ग्रोथ, लॉजिक बात कर रहा हूं, रॉबस्ट ग्रोथ थी, इकोनॉमी की रॉबस्ट ग्रोथ, सोवियत यूनियन की रॉबस्ट ग्रोथ थी एक वक्त में 50s में 60s में, जिस तरीके से अमेरिका से भी ज्यादा। फिर क्या होगा कि जब वो तो प्रोड्यूस भी खुद करते थे, आप तो प्रोड्यूस भी नहीं करते। आप तो AK-203 7.5 लाख गन जो है वो आप उनसे ले रहे हैं रशिया से, आप तो प्रोड्यूसर भी नहीं है, मैन्युफैक्चर भी नहीं है असले के। तो ओवर, और आपके पास कितने असले के आप मैन्युफैक्चर हैं? चीन के साथ आप अपने सामरिक हितों का समझौता करते हैं, जिस तरह से अपने पोर्ट्स उनको दे देते हैं। आपने कितने असले बना दिए? हमारे यहाँ तो मेक इन इंडिया के तहत बहुत कुछ हो रहा है, आपने क्या क्या काम कर दिया साहब? क्या मैं सेकंड हैंड हथियारों की खरीद, बख्शी साहब आप जवाब दें। कम से कम बगैर चीख चिल्लाए, खाक शाक और क्या क्या मट्टी मुंह में डाले बोल रहे हैं। लेट मी आंसर हिम लॉजिकली। ही इज यूजिंग लॉजिक, करेक्ट। देखिए, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है $650 बिलियन है।
वी कैन अफोर्ड टू बाय द वेपन्स जो हम खरीद रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम है दैट यू आर गोइंग बियॉन्ड योर इकोनॉमिक लिमिट्स, यू आर गोइंग इनटू इंपीरियल ओवरस्ट्रेच, overreach and overmatch. That is what all I was saying. आप ओवरस्ट्रेच कर रहे हैं। हमारा स्ट्रेच जो है 1.5 जो है वो इट इज अ वेरी स्टेबल फिगर, 1.5% ऑफ द जीडीपी। आपकी जीडीपी आपको ज्यादा देता है, आप कितनी चादर फैला सकते हैं। बताइए साहब, जवाब दे दीजिए। सिंपल सी बात है, इसको आप समझते हैं, सिक्योरिटी डिलेमा को समझते हैं आप, ये समझते हैं कि देखें आपकी एक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स को भी आप समझते होंगे। अगर आप स्टेबल ज्यादा होंगे और हम अगर अनस्टेबल होंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब होगा। आप जब खरीदेंगे एज फॉरेन नेट, हम और खरीदेंगे, हम भी खरीदते जाएंगे, हमने बैलेंस ऑफ पावर करना है आपके साथ, आपको डेटर करना है, फिर हम न्यूक्स में जाएंगे। तो अगर आप ज्यादा खरीदते जाएंगे, इसका मतलब है कि आप एक कमजोर इकोनॉमी वाले बंदे को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके मुकाबले में आप बैलेंस रखने के लिए वो अपने ऊपर बर्डन डाले। और जब हमारी इकोनॉमी नीचे जाएगी याकूब साहब, लेकिन पाकिस्तान हमें मजबूर नहीं कर रहा है कि जब लगातार वो आतंकी संगठन भेजता है, कश्मीर में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करता है, बार बार हमारी स्टेबिलिटी खराब करता है, आतंकी गुटों को स्पॉन्सर करता है, तब वो हमें मजबूर नहीं कर रहा है। एक मिनट बेटा, जी बख्शी साहब आप जवाब दें, ये मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कही। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा, आपने बहुत सही कहा। याकूब साहब, मैं आपसे फरमाना ये चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्शियस स्ट्रैटेजी थी, सुन लेना, कॉन्शियस स्ट्रैटेजी थी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन कि मिलिट्री कंपटीशन में एंगेज करे टू एन एक्सटेंट कि वो जो ओवर मिलिटराइज स्टेट इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाए। जो मेन कमोडिटी थी सोवियत इकोनॉमी की थी वाज ऑयल। आपको याद होगा ऑयल शॉक के बाद 1980 की दशक में यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑयल ग्लट पैदा कर, उन्होंने सऊदी अरेबिया को मजबूर किया कि ऑयल सस्ता करे। सोवियत इकोनॉमी की साहब कमर टूट गई। जो नेशन स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिकली कोलैप्स होती हैं। वी जस्ट हैव टू डू द सेम स्ट्रैटेजी, एंगेज यू इन अ मिलिट्री कंपटीशन, आपकी फौज आपको तबाह कर देगी, क्योंकि वो लेकिन आपने सिक्योरिटी डिलेमा का जवाब नहीं दिया। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा, जब आप उसका जवाब। Absolutely right. Now can I, with your permission, answer? देखिए, जो सिक्योरिटी डायलेमा है is because of आपकी सोच में न्यूक्लियराइजेशन की जो स्टेबिलिटी आती है दोनों साइड्स में, आपका कहना यह है कि एट द एसिमेट्रिक लेवल इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्टेबलाइज। दैट इज द मिसकंसेप्शन। ये कारगिल में आपने देखा कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला ने 3 महीने की लड़ाई में कुछ नहीं किया, ठीक है साहब। उसकी वजह ये थी कि तब दोनों ने, तब हम कैपेबिलिटी नहीं रखते थे। मैं आपको सुनना चाहूंगा, हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी। नहीं, देखिए मैं बताता हूं। अभी जब पुलवामा का हुआ और हमने बालाकोट में स्ट्राइक करी, आपकी कैपेबिलिटी थी। डिड इट स्टॉप द स्ट्राइक? ये फिर हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस एक लार्ज स्केल वॉर को रोकती है ना, क्योंकि हम एक लार्ज स्केल वॉर को रोकती है। राइट यू आर अब्दुल साहब, लार्ज स्केल वॉर को रोकती है, लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर को नहीं रोकती। दैट इज ऑल वी आर सेइंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके नहीं याकूब साहब, एक मिनट सुन लीजिए, आई वुड लाइक टू लिसन टू यू। याकूब साहब, ये जो है लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर अगर हुई, लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर हुई, आपकी इकोनॉमी का भट्टा बिठा देगी। दैट इज ऑल दैट आई। योर वीक पॉइंट इज योर इकोनॉमी। चलिए अब्दुल साहब, आपको जवाब मिल गया होगा आपका। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी है। डर किस बात का है? लास्ट बात, डर इस बात का है कि जब आप लिमिटेड स्टार्ट करेंगे वो एस्केलेट कर जाएगी और हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम कन्वेंशनली आपसे सुपीरियर नहीं है। ये तो बात है कि कन्वेंशनल वॉर में आप सुपीरियर है हमसे। इंडिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम क्या करेंगे? हम जाएंगे फिर मैस डिस्ट्रक्शन में, हम फिर वो
टैक्टिकल बॉम्ब यूज करेंगे, क्योंकि हमारा तो पोस्चर है कि आपके बॉर्डर के ऊपर पर हम आतंकवाद नहीं छोड़ेंगे, पर हम आतंकवाद फैलाना नहीं छोड़ेंगे। हम ये सब करेंगे पर आतंकवाद फैलाना नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान तो हमेशा मैत्रीपूर्ण रिश्ते चाहता रहा है पाकिस्तान से साहब। हम बार बार कहते रहे हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हमारे पीएम भी गए वहां, उसके बदले में आप क्या देते हैं? उसके बदले में आप किस तरह की हरकतें करते हैं? तो मजबूरन ये स्थितियां पैदा होती हैं। बहरहाल हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, पारुल उप्रेती हमारे साथ नोएडा से हैं। पारुल, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि हम लोग हाथ बढ़ाते हैं लेकिन वो लोग हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं उनसे लड़ाई करने में। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जब हमारी साइड से आपके उसमें हाथ बढ़ाया जा रहा है तो आप भी अपनी साइड से पूरा करिए ना। चलिए जावेद गफारी साहब, हम तो नहीं चाहते किसी के मुंह में भी खाक हो, सबके मुंह में रोटी हो और सबके घर में खुशियां हो। फिर बार बार आतंक फैलाना, जिस तरह से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं उसके बाद हमारे सैनिकों पर हमले करना और हर बार आतंक के तार जुड़ना पाकिस्तान से, आखिर कब तक सहें, कब तक बर्दाश्त करें? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुंह में खाक हो किसी के। मैं तो चाहता हूं जो सही नहीं बोलता उसके मुंह में खाक हो, जो तबाही और जो सही नहीं करता वो क्या करे, जो बर्बादी चाहता है सर, जो गलत करता है उसके ऊपर लानत भेजता हूं मैं, खाक से भी आगे की बात करता हूं। लेकिन जो सही नहीं बात करता, मैं तबाही की बात क्यों करते हैं? हम टीवी पे बैठ के क्या तबाही की बात करने के लिए आए हैं? क्या टीवी अलाउ करते हैं कि तबाही की बात की जाए? क्यों मैं कहूं कि हिंदुस्तान तबाह हो जाए? तो पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों को क्यों नहीं लगाम लगाता उन पे? आप भी रोटी खाइए, चैन से रहिए, हमें भी रहने दीजिए। 80,000 बंदा पाकिस्तान का मरा है कि इंडिया का? कमाल करती हैं आप। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी तो यहाँ पे हमने देखी है। आप कमाल करती हैं। ये आप गवादर का धरना दिखाती हैं, धरने के अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। धरने के अंदर उनकी डिमांड्स क्या है, बुनियादी डिमांड्स है। आप उनको कहते हैं नहीं ये तो आजादी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर कौन आजादी मांग रहा है? लंदन में अमेरिका जाते हैं जब आपके वजीर आला, तो वहां पर किस तरह से लोग वहां पे खड़े होकर उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, अपने हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, वो सब झूठा है। अच्छा आप एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे मुल्क हैं तो आप ग्रे लिस्ट में क्यों हैं? आप आतंक नहीं फैलाते, आप जैसे हमसाए जिसके हो ना, उससे बड़ा कोई क्या हो सकता है? आप देखें ना, टीवी पे बैठ के तबाही की बात करते हैं। अच्छा। आपके जीडी बख्शी ने कहा कि ये पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, हम करेंगे, तो इसके ऊपर मैं लानत ही भेज सकता हूँ ना कि टीवी पे बैठ के तबाही की बात कर रहे हैं किसी मुल्क की। मैं आपसे थोड़े तर्क की बातों की उम्मीद रखती हूँ। यहाँ पर जावेद साहब जो है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। FATF को भी हमारी टीवी डिबेट अगर इन्फ्लुएंस कर सकती है तो भाई क्या कहने। यहाँ पर एक बात बताइए आरजू काज़मी साहब, यहाँ पर ये FATF का स्टैंड इंटरनेशनल स्टैंड है, उसमें पाकिस्तान की अपनी खामियां हैं, अपनी हरकतें हैं, जिसकी वजह से आज वो ग्रे लिस्ट में है। लगता नहीं है कि मौजूदा वजीर आजम जो हैं वो इसको लेकर कुछ संजीदा हैं? खुद पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं TTP किस तरह से उनके लिए एक तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी कर रहा है। वहाँ पर कट्टरपंथ किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर आतंक किस तरह से प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो आखिर कब तक एक पड़ोसी मुल्क जो है संयम रखेगा? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान में जो है वो कट्टरपंथी जो है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे बहुत बात हो रही है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम FATF में से भी निकल सकें। लेकिन जहाँ तक आप लोग 71 की बात कर रहे हैं उस पर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि जो क्रेडिट इंडिया ले रहा होता है कि जी हमने बांग्लादेश बनवा दिया, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। क्योंकि बांग्लादेश जो बना 71 में वो हमारी अपनी गलती थी, हमने गलत किया था बंगालीज के साथ और यही होना था उसका रिजल्ट। इसमें कोई भी इंडिया को अगर कहते हैं कि इंडिया की वजह से हुआ है तो ऐसा नहीं था, बल्कि अगर कोई आप हिस्ट्री पढ़ें और अच्छा तो वहाँ सरेंडर कर रहे हैं 93,000 सैनिक, हमारे जनरल के साथ वो फोटो, वो सब कुछ एक कल्पना है, सत्य नहीं है? नहीं, उसमें भी जो है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई कल्पना है या वो नहीं हुआ था, लेकिन मैं कह रही हूँ जो 71 की वॉर हुई थी और उस वॉर के बाद जो हमारे साथ अलग हुआ है बांग्लादेश, तो वो हमारी अपनी गलती से हुआ है क्योंकि हमने बंगालीज के साथ गलत किया। तो POK भी अगर वापस आएगा तो आपकी अपनी गलती है ना, वहाँ POK के लोगों के साथ आप जो अत्याचार कर रहे हैं। आपके लोग ज्यादा थे और आपके लोग। प्रभास मिश्रा साहब, तो अब गलती तो ये कर रहे हैं, अब बस हमें मौके की तलाश है। तो मतलब यानी कि POK जैसा कि कहा है कि अब बात POK पे होगी तो अब वो भी वापस आ जाएगा। नहीं, अगर हम सबक नहीं सीखेंगे अपनी हिस्ट्री से तो हमें और कुछ भी देखना पड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सच बोलते नहीं है और सच को मानते भी नहीं है। जब तक हम इस चीज को मानेंगे नहीं, जब तक हम सही नहीं कर पाएंगे।
जी प्रवास साहब, देखो इसमें एक बात है कि आपको next समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन पास नहीं आज आऊंगी मैं। पाकिस्तान की है वो बहुत ज्यादा खराब है। आज फाइनेंशियली आप बहुत कमजोर हैं, और अगर बात कर रहे हैं कि आप विक्टिम हैं टेररिज्म के, मगर आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा टेररिज्म स्टार्ट किसने किया। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, ये आतंकवादी तो आपने पैदा किए, और आपने सोचा कि आपके जो दुश्मन देश है उसके ये सांप काटेगा, एक दिन आपको भी काटेगा। और आज क्या हुआ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा वार कर रहा है, आप उसको काउंटर कर रहे हैं। यही मैं समझाने की कोशिश करने सभी कि आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों की आवाज आ रही है, उसको आप दबाने की कोशिश करो कि दबेगी नहीं, और एक दिन ये जो चिंगारी तूफान बनेगी। और यही समझना चाहिए, आप ये बैड और गुड टेररिस्ट में फर्क करना छोड़ दे। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, और आप आतंकवाद को तभी साफ कर सकते हो। देखो दो बातें हैं, एक तो आप $62 बिलियन का आपने कर्जा लिया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, आप वो पैसा नहीं दे पाओगे, आप एक जो है डेब्ट ट्रैप में चले जाओगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि आप कहते हो कि आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है हथियार लेने के लिए, बिल्कुल ठीक है, मगर ये सोचें कि आपकी जो इकोनॉमी हमारे से 10 गुना पीछे है, और आप अगर हमारी होड़ करोगे आप कहां चले जाओगे। भारत तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अभी जो है 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे को तो चीन के साथ मुकाबला करना है, तो आपको ये समझ आनी चाहिए अगर आप इसके साथ हमारे साथ रेस करेंगे तो आप कहीं नहीं रहोगे। आपकी साथी पत्रकार में पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कहा कि गलतियां होंगी तो फिर से भुगतना तो पड़ेगा, और गलतियां हो रही हैं तो गलतियां हुई है तो उसका भुगत रहे हैं ना। आप खुद अंदाजा लगाएं, इससे ज्यादा हमारी सूरत हाल क्या होगी कि हमें इंडिया भाषण दे रहा है। वो आप क्यों भाषण दे रहे हैं हमें, हम क्या खुद बेवकूफ हैं? हमारे जो गलतियां की हैं हमने सीखे हैं ना उससे। आप अंदाजा लगा दें इससे ज्यादा हमारी नेग्लिजेंसी क्या होगी, हम कितना गिरेंगे कि हमें इंडिया भाषण दे रहा है। ओ भाई आप अपना ख्याल करो, 22 किस्म की तहरीकें तो आपके घर में चल रही हैं, नागालैंड के अंदर लाशें आपके घर में गिन रही हैं। नहीं आपसे मैंने क्या पूछा, आप क्या देखिए आपको ग्रे लिस्ट में आप बाहर हो नहीं पा रहे हैं, बार बार नए तरीके की बातें लेकर आते हैं, बार बार नए तरीके से आप वहां पर कहते हैं कि भाई हमें ग्रे लिस्ट से बाहर कर दो, कभी किसी को नजरबंद करते हैं, कभी किसी को छोड़ देते हैं, कभी टेररिस्ट ग्रुप के नाम बदल देते हैं। हालात आपके घर के खराब है साहब, आप डरे हुए टीटीपी से। तो हमारे हालात खराब है तो हम खुद संभालेंगे क्या? आप हमारे खैर खाओ, आप हमारे वेल विशर हो, आप हमें जो आपके खराब हालात हमारे घर में क्यों आतंक फैलाते हैं? आप हमारे दुश्मन हो। आपने 1971 में कहते हो हमने पाकिस्तान तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा वो हमारे सजा रह गया। आप हमें बताओगे कि पाकिस्तान कैसे बेहतर करना है? हम तो कह रहे हैं दोबारा तोड़ने की नौबत आ जाएगी अगर यही हरकतें रही तो। साहब हम तो चेता रहे हैं, साहब हम तो चेता रहे हैं, अगर यही हरकतें रही तो दोबारा टूटने की नौबत आ जाएगी। आप टूटने वाले आप अपना जोड़ो ना, हिंदुस्तान अपना हिंदुस्तान जुड़ने हमारा जुड़ा हुआ है और एक है बिल्कुल शांति से। वहाँ पे खालिस्तान चल रही है, वहाँ पे सारे। प्रवास मिश्रा साहब ये कौन से ख्यालों में क्या कुछ बना रहे हैं, जरा इनको जवाब दे दीजिए। इतनी बौखलाहट जो है शायद इसीलिए है कि संभाले नहीं संभल रहा है। प्रवास साहब मैं मोहतरम कभी सुन रहा था कि बांग्लादेश जो है आपके गलती के लिए बांग्लादेश बन गया। देखिए इस टीवी में अभी तीन जनरल जो बैठे हुए हैं, तीनों ही बांग्लादेश में लड़े हैं, हम भी जैसलमेर में थे। आप ये मत समझे कि इंडियन आर्मी के बिना, इंडियन एयरफोर्स के बिना ये बांग्लादेश बन गया। इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट आप मत लीजिए, हम तो पक्का क्रेडिट लेंगे। हम ये बताना चाहते हैं आप जो ग्रे लिस्ट में रह करके आप निकलना वो टर्की भी चला गया ग्रे लिस्ट में, आपके फेवर में कोई नहीं आएगा। इवन चाइना जो है आप सोचते हो उसने आपका फेवर करेगा? आप इनको अपना जमीन बेच चुके हैं। आपने सिपेक के एरिया में गादर के पास उनका गांव बचा चुके हैं। आपने अपना जमीन चाइना अब्दुल साहब को क्या दो चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं आप। अब्दुल साहब क्या बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा बन गया है? क्या बांग्लादेश इंडिया की? गफ्फार साहब सुनिए ना एक सेकंड, जरा जावेद साहब जरा सुनिए ना एक बार, अब्दुल साहब को भी चर्चा में शामिल कर लूं। मिश्रा जी ने कहा है यहाँ पर, प्रवास मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं, एक तरह से उसकी कॉलोनी बनते जा रहे हैं इकोनॉमिक, और आपके हालात काफी बुरे होने वाले हैं। ये तो कहना कि कोई किसी का गुलाम, आज के दौर में ये गुलामी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अगर इस तरह की बात आप अगर इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन आप रखें, हम कहेंगे जी आप अमेरिका के गुलाम बन गए। इस तरह की बातें आज के दौर में नहीं होती। रही बात
देखिए फारिस साहब ने ठीक कहा कि जी अगर हमने गलतियां की तो हमने उसकी प्राइस बुक की, प्राइस पे की, जाहिर बात है। अब 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े होने के बाद इससे बड़ी कीमत क्या चुकाई होगी हमने इसके अलावा। और दूसरी बात यह कि आपके वो जनरल सैम मानेकशॉ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडिया के, उन्होंने एक इंटरव्यू में करण थापड़ को कहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री हैड फॉट गैलेंटली, कि बड़ी दलेरी के साथ लड़े, मगर वो 1000 माइल दूर थे, 1600 किलोमीटर वो दूर थे। मैंने तैयारी करनी थी 8 से 10 माइल्स के अंदर, और उन्होंने उनकी सप्लाई लाइन कट गई। हमें एक सुपीरियरिटी थी कि एक फौजी के ऊपर 15 फौजी थे हमारे, तो अल्टीमेटली दे हैड नो चांस। तो इस पे ज्यादा बात करना कि जी वो तो हर बार तो हम ही जीतते हैं ना साहब, मुल्क हमसे दूर था। अच्छा आप इंडिया, आप 62 में चाइना से हारे। हर कौम की जिंदगी में एक कोई मुकाम ऐसे होते हैं जो 65, 71, करगिल सब भूल रहे हैं आप। वो आप सिवाज साहब, मुझसे आपके होते हुए मुझे इसका जवाब देना पड़े तो ये गलत होगा, जरा आप ही बता दीजिए। सिवाज साहब शायद अभी नहीं है हमारे साथ। प्रवास जी भी जुड़े हुए हैं। प्रवास जी जरा ये कह रहे हैं कि भाई 62 की याद दिला रहे हैं, लेकिन ये 65 भूल रहे हैं, 71 भूल रहे हैं, करगिल भूल रहे हैं, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स भूल रहे हैं। 2021 में आप भूल गए हैं। 2021 का LAC अब वो 62 का LAC नहीं है, वो चाइना बॉर्डर नहीं है अभी चाइना को सोचना पड़ेगा हर एक काम के लिए। आप वहां पर देपसांग हो जाए, घोघरा हो जाए, हॉट स्प्रिंग हो जाए, कहीं भी हो जाए, दौलत में गोल्टी हो जाए, आप आके देखिए अभी चाइना 1 इंच अभी अंदर नहीं आता। हम चाइना से हारे नहीं है। ये 62 इंडिया नहीं है, 2022 आने वाला है। आप अभी देख लीजिए चाइना का हालत। 62 में तो हारे थे ना, ऊपर में खड़े है 62 की आपके ऊपर। 3 महीने में उनको थोड़ी सी चेंज करना शर्मिंदगी, पड़ता है। शर्म, लुक एट इंडियन सोल्जर्स, नहीं थोड़ा सा कोई शर्म। और आपको कितनी शर्मिंदगी और शर्म है साहब? ग्रे लिस्ट में आप हैं, अमेरिका आपको एड देने से मना कर देता है कि आप जो हैं आतंक परस्त मुल्क हैं, आपके घर में घुसकर आतंकी मिलते हैं, आपके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है। ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर किस तरह से आजादी की मांग करते हुए विद्रोह हो रहे हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं, आप 65 का युद्ध हारे, आप उसके बाद 71 का युद्ध हारे, आपके 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद आप करगिल हारे, उसके बाद स्थिति आज की ये है कि क्या हालात हो सकते हैं ये आपको भी बेहतर पता है। और भी हारेंगे और भी टुकड़े होंगे। अच्छा चले एक सेकेंड। आप बहुत बड़ी मिलिट्री माइट, इकोनॉमी माइट, सब कुछ माइट आप क्लेम करते हैं POK, फिर तो इस लिहाज से आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। 1 इंच तो आप ले नहीं सकते पाकिस्तान से। इतनी आप में जुर्रत नहीं, इतनी आप में हिम्मत नहीं, इतना अगर आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े जनाब, हम चाइना को हराएंगे, हम 62 वाले। सिवाज साहब ये हमारी हिम्मत को, हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं शायद साहब आप। अब आपकी शराफत भी होगी, शांति भी होगी, सब कुछ नहीं साहब, बता दिया हमारे गृह मंत्री ने भी बता दिया था कि आप बात कश्मीर पर नहीं POK होगी और POK लेकर रहेंगे, ये बता दिया आपको, चेता दिया है। और लेने की जरूरत नहीं आएगी। आपके वहां POK पे बढ़ रहे अत्याचार जो है लोगों पर, आप जो हालात पैदा कर रहे हैं वो खुद वहां से अलग होंगे, खुद दोबारा टुकड़े होंगे। हमारे साथ सिवाज साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं इसका जवाब लूंगी और आपको जवाब दूंगी। लेकिन मोनिका शर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ चुकी हैं, हमारी दर्शक। मोनिका, क्या कहेंगी आप? धन्यवाद। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उन्हें खुले शब्दों में ये समझाना चाहते हैं कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अपने आप में सुधार करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा देश भी ईंट का जवाब पत्थर से देने में चूकेगा नहीं। जैसा कि आप जानते ही हैं, 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, पर मात्र 13 दिन चलने वाले इस युद्ध में इतिहास में इस युद्ध को दर्ज किया गया। तो 16 दिसंबर वाले दिन ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया। चलिए, तो अब तो हम और ज्यादा ताकतवर हैं, और ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस हैं, और ज्यादा मजबूत हैं। हमारे साथ मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं, सिवाज साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रवास कुमार मिश्रा साहब, यहाँ पर अब्दुल साहब कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी ताकत है, इतने वेपन्स हैं, तो शांति का मुखौटा ना ओढ़े हम और POK ले लें। हाँ बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ इसी बांग्लादेश कैसे अलग हो गया। आप देखते रहिए, ये POK हम लेके रहेंगे। होम मिनिस्टर ऑलरेडी बता कर चुके, आपके अपने POK के आदमी जो है, ये POK आपसे अलग हो जाएगा, अपने आप ही होगा।
और पूरे पीओके, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पूरे के पूरे वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। आप देखते जाइए, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ है। सिवात साहब, शायद आपका पाकिस्तान, अब्दुल साहब और यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर इतनी ताकत है हिंदुस्तान में तो पीओके क्यों नहीं ले लेते? कमजोर समझ रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि हम झूठा शांति का मुखौटा ओढ़ रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं है पीओके लेने की। आपके अपने आदमी टुकड़े कर देंगे, आप देखते रहिए, आपका आदमी नहीं बचा सकता है उसे। जी जी, एक मिनट मिश्रा साहब, सिवात साहब को भी सुन लूं, सीनियर है। तो एक जनरल छोड़े ना, दोनों जनरल एक ही टाइम पे आप छोड़ देती हैं। एक जनरल छोड़े। पाकिस्तान भारत में मिलेंगे, ये भारत का हिस्सा है, वहां से लोगों की आवाज आ रही है। अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग चाहते हैं कि वो भारत में मिले। वहां पर क्या हो रहा है, नीलम नदी को मोड़ के इन्होंने पंजाब में ले लिया। ना बिजली, ना सड़क, ना पानी। और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट आए हैं। वो नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना, वो भारत में मिलना चाहते हैं। उस आवाज को समझें। और ये सच्चाई है, ये इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान ने, और ये भारत में आएगा। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और जो बात बताने की, हिंदुस्तान में मिलकर रहेगा, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप गृह मंत्री सदन के भीतर से कह चुके हैं, तो फौज कह चुकी है, आपको वहाँ के लोग चाह ही रहे हैं, विकल्प नहीं है आपके पास, टुकड़े एक बार फिर होंगे। जनरल वो चाहते हैं भारत में मिलना, इसमें कोई शक नहीं है। बात तो करें, मेरे से सवाल किया फिर भी आप बोलेंगे, आपसे सवाल करेंगे फिर भी आप बोलेंगे, तो मैं क्या यहाँ पे आलू पर बेटियां बेचने आया हूं? बोले आपके पास बोलने को कुछ है नहीं। हाँ, शुक्रिया 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 जनरल साहब, शुक्रिया। सुनना करें, अच्छा होता है, सुनना भी अच्छा होता है, सिर्फ बोलना नहीं अच्छा होता। आप बड़े हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं सिर्फ हमें बोलना चाहिए। जनरल साहब, आप कर रहे हैं बात पाकिस्तान आजाद कश्मीर की, मैं बात कर रहा हूँ मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की। आप में दम है तो आप उसको बचा के दिखाएं, ये तो छीनने की बात और रही ना, अब उसको बचा के दिखाएं। जिस तरह वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है ना कश्मीर में, जनरल वहाँ पर जो शांति, वहाँ पर जहाँ माहौल, जनरल साहब बर्दाश्त इसके बारे में कहाँ बात कर रहे हैं? ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। हमने आर्टिकल 370 से एब्रोगेट कर दिया, वो बिल्कुल इंटीग्रेट हो गया। बैठ के आप सब सुनते हैं, क्या बात करते हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान कश्मीर को लेने की, कश्मीर भारत का हिस्सा है। आप गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को बचाएं, वो भारत का हिस्सा है, वो वापस आएगा। जो भी बात करते हैं बात समझे, आप क्या बात कर रहे हैं? बोले जाएंगे। ये कश्मीर जो है, ये पूरा भारत का है। ये तो आपको पंच मारेगा, क्या समझ रहे हो आप? ये सोचो, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के लिए गिनती शुरू हो गई है। मेजर जनरल संजय नेस्टन, आप इस पूरी गर्मागर्म बहस को लगातार सुन रहे होंगे। हमारे पाकिस्तान के मेहमान लगातार कह रहे हैं, और अब्दुल समद याकूब साहब हैं, जावेद काफरी साहब हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ताकत नहीं है पीओके की तरफ नजर उठा के देखने की, ये तो कश्मीर भी लेना चाहते हैं। खाने को घर में लाले पड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से हथियार खरीदेंगे और कहाँ से लेंगे कश्मीर। देखिए, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से मैं डिबेट सुन नहीं पा रहा था, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ जी। और जो आपने सवाल बेसिकली उठाया है कि पाकिस्तान को शक है भारतीय सेना की ताकत पे, तो इनके जितने पैनलिस्ट हैं मेरे को नहीं पता कि वो उनका पाकिस्तान मिलिट्री के साथ क्या एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल यहाँ पर आपके सामने 2 जनरल्स तो बैठे ही हैं जो इंडियन आर्मी से अभी हम थोड़े साल पहले रिटायर हुए हैं, और मैं तो बिल्कुल अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूं कि कश्मीर बॉर्डर पे तो मैं सर्व किया हूं, पाकिस्तान ये पंजाब बॉर्डर पे भी, और साथ ही मैं अफगानिस्तान में रहा हूं तकरीबन 2.5 साल, और वहां से भी मैं पाकिस्तान आर्मी को बहुत क्लोजली स्टडी किया है। हकीकत ये है कि आर्मी दोनों को अगर आप तुलना करें तो उनका मोराल जो है वो बहुत लो है, और उसके कई कारण हैं, उनको पता होना चाहिए इनकी सिविलियन लोगों को। कारण यह है कि आर्मी, इंडियन आर्मी में जो हमारी लीडरशिप है ऑफिसर्स की, वो आगे रहती है। ये 71 की लड़ाई में भी यही हुआ था, और अभी भी जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं छोटे मोटे, उस पर यही देखा जाता है कि इनके ऑफिसर्स बेसिकली इंटरेस्टेड है बिजनेस करने में, लैंड होल्डिंग्स में। इनके जितने जनरल्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबके इतने रिच हैं, उनको अपने जवानों की तरफ बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो कैसे बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी में कुछ नहीं है? इंडियन आर्मी बहुत ताकतवर आर्मी है, और हमारी जो आर्मी की काबिलियत है इतनी टॉप क्लास है कि टुडे इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में हम मेरे ख्याल वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्मी काउंट किया जाते हैं। अब्दुल समद साहब,
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, आप डिफेंस अताशे रहे अफगानिस्तान में, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो बस एहतराम आपसे बहुत शिद्दत के साथ इख्तिलाफ करता हूं कि आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि मकबूजा कश्मीर में जो आप जिसके ऊपर काबिज है कश्मीर में, इस वक्त 650 जवान जो है आपके सिपाही जो है वो खुदकशी कर चुके हुए हैं। अगर आप मोराल की बात करते हैं तो आप सैम मानिक शाह जनरल, आपके जनरल थे ना, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान हैड फॉट गैलेंटली, कि उनके बट दे हैड नो ऑप्शन। तो देखिए, मैं इंडियन आर्मी को वो नहीं करता, डिग्रेड नहीं करता, मैं उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, सारी चीजें ठीक है, आप एक प्रोफेशनल आर्मी है, मगर आप अपने काउंटर पार्ट्स को किस तरीके से वो कर सकते हैं कि नहीं जी वो किसी और चीज में, ये तो मैं ही देखिए, हम मैं भी अपने आपसे कह सैनिकों सकता के हूं शव लेने से जो इनकार कर दे, उस आर्मी के एथिक्स और कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? लास्ट मैं आपको उन कर्नल्स के नाम के साथ बता सकता हूं कि जो आपके यहां लिक्वर बेचते हुए, अल्कोहल बेचते हुए जिनके ऊपर केस हुए। आपने तो अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था, उन्हें आतंकी बता दिया था, आपसे तो क्या उम्मीद की जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार चर्चा जारी रहेगी। तो लगातार देश की बहस जारी है और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंक परस्त मुल्क है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, वो हमारी सेनाओं पर हमले करता है, टेररिस्ट भेजता है, तो क्या अब एक ही विकल्प बच गया है कि 1971 को दोबारा दोहराया जाए? वहां ऐसे हालात इंटरनली बढ़ रहे हैं और क्या यही तरीका है पाकिस्तान को सुधारने का? हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। मेजर जनरल संजय मिस्टन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक बड़ा धड़ा है जो ये कहता है कि जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं, जितना अनरेस्ट है सिंध, बलूच, गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओके में जिस तरह से आवाज उठ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और लगातार वो टेरर की आउटफिट से बाज नहीं आ रहा है, कश्मीर को अनरेस्ट करने की लगातार कोशिशें कर रहा है। हिंदुस्तान की तमाम अपीलें, तमाम चीज़ों के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ा के देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। क्या अब 1971 दोहराने का मौका है? 1971 को दोहराने का मौका है या नहीं वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। नंबर 1, पाकिस्तान का जो बेसिक स्ट्रेटेजी रही है वो अपने लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है, जबकि वो हमारा इंडियन का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, और वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करके कश्मीर का मुद्दा उठाता है। क्यों उठाता है वो हमको समझना है। उसका उठाने का कारण ये है कि, और ये मैंने जब अफगानिस्तान में था तो मैंने इसको बहुत डीपली एनालाइज किया है। बेसिक कारण ये है कि वहां पर जो अंग्रेजों ने 1893 में जो ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी साइन की थी अफगानिस्तान से, उनको झूठ बोल के और उनको गुमराह करके, और आज तक अफगानिस्तान की हुकूमत ने, शामिल तालिबान ने, ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और उस समय 1893 से पहले जो बॉर्डर था वो इंडस रिवर के साथ था, इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया का और उस समय अफगानिस्तान का। कहने का मतलब है जो खैबर पख्तूनवा है और जो बलूचिस्तान है वो कानूनी तौर पे अफगानिस्तान की टेरिटरी है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। इसीलिए वो इश्यू को डाइवर्ट करके और कश्मीर का इश्यू ले जाते हैं। कश्मीर का कोई इश्यू है ही नहीं। इंडिया को अभी समय आ गया। जवाब में पाकिस्तानी पत्रकार अब हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं आरजू काज़मी जी। आरजू जी, आप बहुत संतुलित राय रखती हैं हमेशा, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे मेजर जनरल मिस्टन ने जो बातें कही उनका जवाब दें। देखिए सर, अगर कश्मीर का कोई इश्यू है ही नहीं आपके हिसाब से, तो फिर अभी तक आप लोग ना तो इसको ले पाए और ना ही पाकिस्तान जो है वो आपकी साइड वाले कश्मीर को कुछ कर पाया। समझने की बात यह है कि इतने साल हो गए हैं और अब लोगों को जिसके पास जो कश्मीर है उसको वहीं रहने देना चाहिए, और आपस में ये जो प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से टेंशन रहती है दोनों कंट्रीज में और लोग इसकी वजह से सफर करते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। आप लोग के पास जो है टेरिटरी कश्मीर की, आप वो रखें, जो हमारे पास है हम रखें, हम जाने, हमारा काम जाने, हम वहाँ पे प्रोग्रेस का काम करेंगे, हम वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, एम्फसाइज करेंगे कि नहीं हमने कश्मीर लेना है, तो पहले जो ऑलरेडी आपके पास कश्मीर का हिस्सा है आप उसके ऊपर ध्यान दें, और पाकिस्तान भी जो अपने पास है उस पर ध्यान दें। ये कब तक, सालों हो गए हमें यही बात करते, यही झगड़ा करते, कब तक ये आगे चलाते रहेंगे और यही नफरतें हम नेक्स्ट जनरेशन को हम देते जाएंगे।
आगे भी यही कुछ होता रहेगा। अश्विनी इस सिवाच चीज को साहब, कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी चाहिए। हमारे गृह मंत्री तो साफ कह चुके हैं पीओके लेकर रहेंगे, जो आरजू ये सलाह दे काजमी रही है कह कि अपना अपने पास रखो, पर इनका तो इनके पास रहना ही नहीं चाहता है। मतलब जिस तरह के बयान वहां से लगातार आते हैं, जिस तरह की आवाजें वहां से जो उठती हैं। आरजू काजमी कह रही हैं, मैं उस बात से सहमत हूं कि ये जो कहने की कोशिश करें भारत का हिस्सा भारत के पास, पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास, मगर उनको ये समझना चाहिए पाकिस्तान का कोई हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन कर लिया था तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये तो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, गिलगित पाकिस्तान और पीओके, और आज वहां से आवाज आ रही है। भारत तो बाद में करेगा। आज जो लोग इतने दुखी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और गिलगित पाकिस्तान में, आप देखें आरजू काजमी वहां की हालात, बिजली, पानी और सड़कें कितनी बुरी हैं, और भारत की तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो अभी लोग की आवाज आ रही है वो भारत की में मिलना चाहते हैं। इसी प्रकार गिलगित पाकिस्तान जो एक सिया प्रदेश है जो कि हमारे कारगिल बटालिक तरीके से है, वो भी लोग कहते हैं कि भाई हम तो 50 साल पीछे रह गए। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आरजू काजमी भी जानेगी कि पाकिस्तान 1960 से 70 तक उनका जीडीपी भारत से के बराबर था, कहीं अच्छा था, मगर जब से वो टेररिज्म में उन्होंने साथ दिया है और तब से उनकी इकोनॉमी हालात बहुत खराब हुए। चलिए अब्दुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्दुल साहब आतंकवाद का साथ छोड़ दें, हमारा स्टैंड तो हमारे गृह मंत्री ने भी क्लियर कर दिया था, हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी साफ बता रहे हैं। दिक्कतें तो आपके एंड पे। ब्रिगेडियर साहब ने 2.5 साल में अच्छी हिस्ट्री पढ़ी है वहां पे, लेकिन वो डोरन लाइन की पढ़ी है। मैं उनको जरा कश्मीर की हिस्ट्री भी बता दूं। 27 अक्टूबर को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, जब ये उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि आपका तो कश्मीर में 370 तो आप लाए ना 1951 या 52 में। उससे पहले कश्मीर का फ्लैग भी अलग था, कश्मीर की सदर रियासत भी अलहदा था, लेजिस्लेटिव असेंबली भी अलहदा थी। 1957 को आपने उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर दिया। फिर वो आपके ही जो सिटीजन थे इंडियंस पूछते थे कि जी ये कैसा स्टेट है कि कश्मीर का एक ही मुल्क के 2 झंडे, एक फ्लैग उसका अलग है, हमारा अलग है, वो सब कुछ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते आप वहां पे आपने फ्लैग खत्म किया कश्मीर का, लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म की, फिर उसको 370 के तहत चलाया, फिर वो भी जाके आपने रिवोक कर दिया। तो ये हिस्ट्री इस तरीके से नहीं है कि आप 2 चीजों को मिक्स करें। ड्यूरेंट लाइन एक अलहदा चीज है, वो एक अलहदा, ठीक है, 1893 से एक इशू चला आ रहा है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन का है जिसपे काफी सारे वो मान चुके हैं। इस तरह तो बलोचिस्तान का भी इशू था, और जब ब्रिटेन, और फिर ये भी समझने की जरूरत है कि इंडिया तो जनरल साहब ये कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे बाद में, हिंदुस्तान बाद में कुछ करेगा, उससे पहले पीओके के लोग ही आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। वो इतने नाखुश हैं वहां हो रहे अत्याचार से, वहां की बदहाली से, वहां उनके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, सड़कें नहीं, जब दूसरी तरफ उन्हें खुशहाली दिखती है तो वो साथ ही नहीं रहना चाहते हैं। इसका जवाब दे देता हूं। नेहरू जी जब गए थे यूनाइटेड नेशन में चैप्टर 6 के तहत जो प्लेबिसाइड का वो लेके आए थे, उसमें यही तो होना था कि यही नहीं, आपने सुना नहीं, आपने फिर यही डिसाइड होना था कि पीओके हो या आईओके हो। तो मैं पीओके कह लेता हूं आपकी खुशी के लिए, इन दोनों ने डिसाइड करना है ना, उनकी राय आनी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो, अगर आपको इतना शौक है उनकी आवाज बनने का, तो करा दे प्लेबिसाइड, पता चल जाएगा कि किसके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, सारा समझ आ जाएगा आपको। संजय मेस्टन जी, ये दशकों पुरानी बात उठा के ला रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं कि जब हमारा था तो उस पर ऑब्जेक्शन ही कहाँ है। देखिए ऐसा है, पहली बात तो इन्होंने मेरे को डिमोट कर दिया है फ्रॉम मेजर जनरल टू ब्रिगेडियर। आई डू नॉट नो, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे ये पता है कि डिफेंस अताशे जो होता है ब्रिगेडियर होता है, मुझे उसके बाद का नहीं पता था कि आपकी फिर यहाँ पे वापस आके आपकी प्रमोशन हो गई थी। नहीं, वो तो काफी अरसा हो गया, मैं 2011 से 14 था, तो काफी अरसा हो गया। एनीवे, इश्यू देखिए ये है कि कश्मीर पे तो पहली बात कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया का अटूट हिस्सा है, उसमें कोई शक सवाल नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़िए, और आपके ही देश ने खान अब्दुल गफ्फार खान के बेटे ने जो किताब रखी है, मैं उसका नाम नहीं दोहरा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि अगली बार मैं आपसे सुनना चाहूंगा, वली खान ने वो किताब लिखी है, उसको आप पढ़िए। तो उसमें किताब में सारी उसने जाके ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वहाँ सारे रिकॉर्ड्स निकाल के, और उसने प्रूफ किया कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इसीलिए पाकिस्तान ने वो किताब को बैन किया हुआ है, नंबर 1।
नंबर 2, आपको मैं ड्यूरेंट लाइन की ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन मुद्दा वो है। आज मैं तो चाहूंगा हमारी भारत गवर्नमेंट को तुरंत सारे मैप्स में दिखाना चाहिए कि दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान, एंड देन आप लोग को रियलाइज होगा कि असलियत क्या है। और आपने वो पूरे एक देश को तबाह किया है जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस दिन दोनों पश्तून दोनों तरफ यूनाइट हो गए तो आपका देश खत्म है। और आप देखते रहिएगा जो आतंकवाद को आपने नहीं, मतलब आपके जनरल जियाउल हक ने ये फैलाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा इस्लामिक इश्यू ला के वो पूरे देश को यूनाइट करेंगे, वही इस्लामिक इश्यू आपके देश को तबाह करेगा। क्योंकि अभी आप देखिएगा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और आप पीओके का बोलते हो। चलिए, तो आपने खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो आपको इंटरनली गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। आप आतंक परस्ती के चक्कर में कंगाल होते जा रहे हैं, ग्रे लिस्ट में पड़े हैं, और उसके बाद आप कश्मीर पर आंखें उठा के देखना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हिंदुस्तान बार बार कह चुका है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, और अब बात तो पीओके पर होगी और वो भी लेकर रहेंगे। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या 1971 वाले सबक से पाकिस्तान सुधरेगा। 95% कहते हैं हाँ, वक्त आ गया है कि 1971 वाला सबक फिर से दोहराया जाए और पाकिस्तान के टुकड़े फिर से किए जाएं। चलिए, आज देश की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।